A very good evening to all of you. It's me विद्या भारती बैक टू द चैनल। मुझे लगता है ना कि चैनल फर्स्ट जो हमने नेशनलिज्म के हीरो वाला था उसमें काफी टाइम लग गया। मैं कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन करने लगी थी। आई थिंक ये सब रिलेवेंट और ज्यादा होता जब आपके पास टाइम होता। बट नाउ मैं इस चैप्टर में वो गलती नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं आपको वही सारे टॉपिक जल्दी जल्दी समझाऊं, ताकि क्योंकि एग्जाम है 7 मार्च को, एसएससी का पेपर है और मुझे बाकी 3 बुक्स भी कंप्लीट करने। तो मैं बस ये करूंगी कि आपको समझ में आ जाए, साथ साथ आप एग्जाम में अच्छी मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो उसमें से आज हम पहला पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है द वर्ल्ड वार फर्स्ट, खिलाफत मूवमेंट एंड मैन कॉपरेशन। 3 चीजों को हम साथ में पढ़ेंगे। वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है, 1914 टू 1990। फिर खिलाफत मूवमेंट ये 1919 में हुआ था और मैन कॉपरेशन 20 से 22 तक हुआ था। ठीक है। पिछले क्लास में नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने वर्ल्ड वार फर्स्ट देखा, कैसे बाल्कन टेंशन की वजह से वर्ल्ड वार फर्स्ट क्रिएट हो गया। ठीक है। आपस में इंपेरियलिज्म की भावना के चक्कर में वो उतना एरिया ले रहा है, और फिर चक्कर में धीरे धीरे लोगों ने सॉरी देश ने वो एक वॉर में, ठीक है, घुस गए। तो उसका इम्पैक्ट भारत पे कैसे पड़ेगा? भारत, इंडिया वॉज ऑल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश रूल। तो अगर ब्रिटिश रूल युद्ध में है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया भी उस युद्ध में, ठीक है, इन्वॉल्व हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले कि द रीजन फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म जो आया उसका कारण भारत में क्या है। ठीक है। तो मैंने आपको बोला फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेज, गांव से जबर पकड़ पकड़ के लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था, क्योंकि युद्ध के लिए वहां पे जो आर्मी सोल्जर्स है वो कम पड़ रहे थे। तो यहाँ पे जबरदस्त फोर्स तरीके से विलेजेस को, ठीक है, युद्ध के मैदान में विलेज दिया जाना था, जिससे यहाँ के लोगों के अंदर एंगर आने लगा ब्रिटिश कम्युनिटी के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है। दूसरा है हाई टैक्स एंड वॉर एक्सपेंसेस, जिस टाइम से बहुत ज्यादा खर्च हुआ। हमें पता है जो लड़ाई के मैदान में रहते हैं उसके इक्विपमेंट्स में लोग मरते हैं, उनके मेडिकल सुविधा में, ट्रैवलिंग में, गन्स वगैरह बन रहे हैं, उन सब में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार इन सारे एक्सपेंसेस का भुगतान हम इंडियन कम्युनिटी से कर रही थी, और हमने वो हाई टैक्सेस वसूली जो है, हाई टैक्सेस देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और वॉर के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो इस तरीके से जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। इनसे भी लोगों के अंदर उनके प्रति जो है वो एंगर और हेट्रेड की भावना आ गई। क्रॉप फिंगर एंड फेमाइन, ठीक है। उसी दौरान क्या हुआ कि युद्ध के समय क्या हुआ, जो है वो फेमाइन का ये हो गया। बहुत टाइम से क्रॉप जो है वो ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो उस साल की क्रॉप फेलियर हो गई। बाद है आई थिंक 1980 की, ठीक है। और क्रॉप फेलियर के कारण वहां सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गया, भूख बड़ी हालत हो गई, लोगों पर अनाज नहीं थे खाने के। तो अगर ये चीज आज भी होगा और अगर आपके कंडीशन ऐसे होंगे तो हम जाहिर सी बात है अपनी सरकार के लिए भी सेंटिमेंट दिखाएंगे, विरोध करेंगे कि हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो हमें प्रॉपर बेसिक अनाज भी ना दे सके। ठीक है। और चौथा कारण है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ये 1980 के समय आया था, इसको स्प्लीट को भी बोलते हैं। ये बीमारी फैल गई थी बहुत ज्यादा, और इस पे हमारे भारत के लोग भी कई ज्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि ट्रैवल हो रहा था ना, वहां जाना वहां आना। तकरीबन 12 से 13 मिलियन लोग जो है वो इस दौरान हमारे हुए थे। ये इंडिया का राज है। ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है ये समझ में आता। दूसरा जो टॉपिक है गांधी जी आइडिया और सत्याग्रह। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक सत्याग्रह के आइडिया से नन कॉपरेशन की थी। ऑलरेडी वहां पे जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते, ब्रिटिशर्स को साउथ अफ्रीका को ब्रिटिशर्स से आजादी दिलाई थी। ठीक है। उनका इम्पैक्ट भारत में ही, या फिर उनका वो जो न्यूज है वो स्प्रेड होकर भारत में ही आ जाएगा। तो गांधी जी वापस आ गए 9 जनवरी 1915 को, और वो अपने साथ साथ थे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्य क्या आग्रह मतलब सत्य के डायरेक्शन से हम चलेंगे, हम जो उनको अपने साथ को करके रखेंगे, हम उसी डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, हम सच बोलेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। ठीक है। हम कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे। दूसरा
पीसफुल वे से इंडिपेंडेंट प्रेजेंट सेंस, ठीक है, बड़ी सिंपल बात है, हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, हम कोई भी हथियार नहीं। तो पीसफुल रेजिस्टेंस का मतलब समझना है कि हम रोकेंगे सरकार को, पर हमारा जो तरीका होगा बहुत शांतिपूर्ण होगा, कोई हथियार नहीं होगा। वो जो चाहते हैं रिटर्न बैक, हम उस तरीके से उनको जवाब नहीं देंगे, ठीक है। ये गांधी जी का आइडिया और सच्चा है, ठीक है। और समझिए, जब गांधी जी भारत आए तो भारत की राजनीति साउथ अफ्रीका की राजनीति से बहुत अलग थी, ठीक है। गांधी जी अपने पॉलिटिकल गुरु को हैं गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को ही सजेशन दिया था कि अगर तुम्हें गांधी इस भारत को समझना है तो इसके गाँव को समझो, गो एंड ट्रैवल टू द विलेजेस। और इसी तरीके से गांधी जी ने अपने आइडिया को, अपने विचारों को, ठीक है, गाँव से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। एक मास मूवमेंट से पहले गांधी जी ने 3 छोटे छोटे मूवमेंट किए थे, ठीक है। ये पहला जो है वो है चंपारण 1917, ठीक है। चंपारण, यहाँ आपको पता है कि ये अपने बिहार की, ठीक है, वेस्टर्न बिहार का एरिया है। यहाँ पे चंपारण में क्या दिक्कत थी कि अ, लोगों फार्मर्स को जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इंडिगो जो उसका सप्लाई वर्ल्ड में बहुत ज्यादा था, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते थे, इससे ब्रिटिश को फायदा होता था। बट इससे जो लैंड एरिया सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत डाउन चल रही थी। और हम क्या क्रॉप उगा रहे थे, ठीक है। हम वो क्रॉप्स नहीं उगा रहे थे जिसमें हम अपना खुद का जो दैट इज कॉल्ड आई थिंक सीजनल क्रॉप्स, जिसको हम खाते हैं, ठीक है, सबसिस्टेंस के लिए वो, और हम कैट क्रॉप क्या करते थे, ये सारा चीज वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे थे और फार्मर का विरोध कर रहे थे, जिसको वो समझ नहीं रहे थे, ठीक है। दूसरा हम पढ़ रहे थे खेदा। खेदा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में है। तो खेदा में क्या हुआ कि 1918 में गांधी जी ने अपना सत्याग्रह जो है वो पहली बार एज अ पेपर यूज किया था और वहां के लोगों को टैक्स रिलीज जो है वो करवाया था। तीसरा होगा अहमदाबाद 1918, यहाँ पे मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने उनके साथ बैठ के फास्ट किया था और वहां पे उन्होंने ब्रिटिशर्स को मिल वर्कर्स के सारे जो भी उनके डिमांड थे उनको फुलफिल करने पे मजबूर किया था। तो गांधी जी का जो आइडिया और सत्याग्रह है वो इस 3 फॉर्म में वो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने और इनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो है उन्होंने ढूंढ निकाला, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वर्ल्ड वार फर्स्ट ऑफ नेशनलिज्म, और फिर अभी हमने पढ़ा था कि द आइडिया हो सकता है, मतलब गांधी जी भारत आगे के, ठीक है। अब उनके रोल के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत मूवमेंट में पढ़ाती थी वो, और चीजें रॉलिंग एक्ट है और एक है जालियांवाला बाग से, ठीक है। तो रॉलिंग एक्ट के पास इतना आएगा कि वो एक्ट का पास हुआ था, ठीक है, और जालियांवाला बाग का इंसिडेंट कब हुआ था, ठीक है। तो रॉलिंग एक्ट भी 1919 में आया था और जालियांवाला बाग इंसिडेंट भी 1919 में ही हुआ था, ठीक है। तो रॉयल एक्ट में क्या सीन था कि जो ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया था, इसके तहत क्या है कि ब्रिटिशर्स शक के बिना हो, अगर उनको बस ये चीज से शक हो रहा है, ठीक है, डाउट हो रहा है कि सामने वाला जो लीडर है वो किसी इलीगल एक्टिविटीज में या मूवमेंट को इंस्टिगेट करने में, लोगों को इंस्टिगेट करने में लगा है, तो वो बिना एफआईआर दर्ज किए उसको जेल में डाल सकती है। उसको अपने एडवोकेट चुनने का भी राइट नहीं है और अपने लिए बोलने का भी राइट नहीं था, उसको पुलिस थाने में डिटेंशन में रखा जाएगा, ठीक है। इसको ड्रैकोनियन एक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये आपका बेसिक फंडामेंटल राइट ले लिया, ठीक है। आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रॉयल एक्ट के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। जालियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग इंसिडेंट पे ही हुआ। तो इसमें एक इंसिडेंट भी हुआ था जालियांवाला बाग 14 अप्रैल 1990 को, ठीक है। इस समय क्या था ना कि बैसाखी का समय था, तो जो पंजाब में जो जालियांवाला बाग है वहां पे सब लोग गए थे। प्लस पर वहां पे 2 लीडर, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, ये लोग भी सच कुछ ये लीडर्स नहीं, दोनों लीडर्स थे जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी कर रहे थे, ठीक है। तो पुलिस ने क्या किया कि बिना बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किए जनरल डायर ने गोली चला दी, जो मेन इंटरेस्ट था, एक इंटरेस्ट वहीं पे भी सारे आर्मी पे और बाकी कहीं पे भी एग्जिट का रास्ता नहीं था। तो वो एक मास जो है वो लीडिंग हुआ था, वो भी इंसिडेंट जो है वो प्रोटेस्टर लोगों के अंदर प्रोटेस्ट की भावना ये है। और अब जो है वो है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में ध्यान से समझिए कि ऑटोमन एम्पायर था, मैंने पढ़ाया था, ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइन करने की वजह से ही बाल्कन बेजल हुआ था। ऑटोमन एम्पायर में टर्की एक जगह है जहाँ में खलीफा, खलीफा मतलब मुसलमान के रिलीजियस का जो हेड है, उसका पद था, उसका सीट था, वहां पे वो बैठा था, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स ने टर्की को अपने अंडर कर लिया तो खलीफा के पद को और उसके पदवी को खत्म कर दिया, ठीक।
तो वहां से मुस्लिम इंस्टीट्यूट होंगे, भारत में भी मुस्लिम है, ठीक है। इस चीज का मतलब इस चीज को इस मौके का फायदा उठा के गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी करने की कोशिश की और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस और मुस्लिम मुस्लिम लीग के लोग सारे जो लोग हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। प्रेसिडेंट जो होंगे वो गांधी जी होंगे और वो लीडर जो है वो है मोहम्मद अली शौकत अली। कितने दिनों पे ये मूवमेंट चलाया जाएगा, ठीक है। इनका मेन एम है वापस एक खलीफा को री स्टैब्लिश करना तलकीन है, ठीक है। उनके पोस्ट और उनके जो उनकी वैल्यू को री स्टैब्लिश करना, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट हो गया। अगर नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये भी गांधी जी का मेन वो लीडर गांधी जी थे और भी लोग थे। इनका ये पहला मास मूवमेंट है। दिसंबर 1920 में ये चीज डिसाइड हो गया कि मास मूवमेंट चलाया जाएगा, ठीक है। मास मूवमेंट चलाया गया, लोगों ने ब्रिटिश मतलब यहाँ पे नन कॉर्पोरेशन का मतलब होता है हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम जो ब्रिटिशर्स की सरकार है उनको जो भी नियम बना रही है हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। मतलब हम स्कूल नहीं जाएंगे उनके, अगर हम टीचर है हम नहीं पढ़ाएंगे, हम एडवोकेट है हम लॉयर मतलब हम अपना जो काम है वो नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब सारे काम जो है वो हम नहीं करेंगे जो चीज हमें करने को बोला जा रहा है। इट्स कॉल्ड नन कॉर्पोरेशन, ठीक है। नन कॉर्पोरेशन ने स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। बहुत सारे लीडर ने प्रोटेस्ट किया और एडवोकेट ने प्रोटेस्ट से सी आर देसाई हो गए और भी लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, भूलाभाई देसाई, ये सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। उन लोगों ने अपना वकालत जो है वो करना बंद कर दिया, ठीक है। और दो मेन चीज इसमें स्टार्ट होगा, एक है अपना नेशनल एजुकेशन, ठीक है। अपना जो एक राष्ट्रीय जो शिक्षा है, शिक्षा नीति कैसे होगी उससे बात किया गया। और खुद के खादी क्लोथ अगले क्लॉथ जो है वो बनना स्टार्ट है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे एक्सपोर्ट जो चीजें जो हमारे यहाँ आ रही थी ब्रिटिशर्स ने वो हम जो इम्पोर्ट कर रहे थे वो चीजें हम लोगों ने बैन कर दिया। लिखर को बैन कर दिया, शराब और शराब की दुकान पे बहुत तेजी हुआ और बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन हुआ। तो वहां के सामान्य बंद हो गए, ठीक है। हम अपने सामानों को खुद से बनाना, खासकर खादी कपड़ों को बनाना, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पर 1922 में क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ टॉरी गौड़ा में, ठीक है। इस इंसिडेंट में क्या हुआ कि पुलिस पुलिस जो थी, पुलिस और लोगों के बीच में मतभेद हुई, ठीक है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। एक रिटर्न जो लोग थे उन्होंने पुलिस थाने में 30 या 31 पुलिस वाले को उसमें डाल कर पुलिस थाने में आ गया गाड़ी, ठीक है। तो गांधी जी का मेन मोटो था नॉन वॉयलेंस, पर वहां पे लोगों ने क्या कर दिया वॉयलेंस। तो गांधी जी को समझ में आ गया मैं जो आइडिया के साथ इस मूवमेंट को चलाना चाह रहा था लोगों के अंदर अभी उसकी समझ नहीं हुई, ठीक है। और इस वायलेंस के कारण गांधी जी ने वापस से नन कॉर्पोरेशन को वापस बुलाकर उसका बंद कर दिया। डेट ये जो हुआ था ये डेट है 5 फरवरी, ठीक है। 5 फरवरी 1922, ठीक है। 1922 सॉरी का जो जगह है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये जगह डेट, ठीक है, पूछा जाएगा आपसे। और इंसिडेंट क्या हुआ था ये भी पूछा जाएगा। आई थिंक जो पहला टॉपिक मैंने लिया था फर्स्ट इलाका का नेक्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। ये आपको समझ में आना होगा। नेक्स्ट अगले क्लास में आपको फर्दर दूसरे टॉपिक जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर मिलेंगे। बाय बाय।